नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग कक्षा 11 की बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और इसमें पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। और जीव जगत में आज हम पढ़ेंगे जीव क्या है। बता दें कि कक्षा 11 की बायोलॉजी जो है इस चैनल पे संपूर्ण पढ़ाई जाएगी A to Z। और जो स्टूडेंट जो है स्कूल नहीं जाते हैं या उन्हें कहीं से कठिनाई हो रही पढ़ने में, तो इस चैनल पे हमारे वीडियो देखकर संपूर्ण कक्षा 11 और 12 की बायोलॉजी जो है पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 11 की बायोलॉजी में पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड और इसमें एक सब टॉपिक है जीव क्या है। तो आइए समझते हैं उससे पहले बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या होती है, जिसे हिंदी में हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है या नेचुरल साइंस है जिसमें सभी प्रकार के जो जीव होते हैं उसकी संरचना एवं जैव प्रक्रम से मतलब है कि वह जो है पाचन करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, डाइजेशन करता है। जीव वही सब जो है जैव प्रक्रम है। तो उनका भी अध्ययन जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवों की संरचना कैसी होती है, उसका आकार कैसा है, विकास किस तरीके से कर रहा है, वृद्धि जो है कैसे कर रहा है, और वितरण यानी कि उनका जो है कहाँ पे कौन से वातावरण में कैसे वो रह रहे हैं। इसके अलावा उनका नामकरण किस लिए किया गया, कैसे किया गया, वर्गीकरण कैसे हुआ। साथ ही जीवों से संबंधित सभी प्रकार के विषयों का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत यह सभी जो है आते हैं। आइए आगे देखते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है वह हिंदी इसका जीव विज्ञान होता है। या बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं बायोस और लोजिया से मिलकर बना है, जिसमें बायोस का मतलब होता है जीव या लिविंग थिंग, जीव होता है, और वहीं लोगिया का मतलब होता है स्टडी करना या अध्ययन करना। इस तरीके से जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाती है या बायोलॉजी कहलाती है। या इन विच साइंस वी आर स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो आइए समझते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लैमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवेनर्स, इन्होंने 1802 में किया था। जीव विज्ञान शब्द ग्रीक जो भाषा है बायोलॉजी, उससे जो है बायोलॉजी शब्द लिया गया है और जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है, जीव विज्ञान है। लेकिन लैटिन भाषा में जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1736 में कार्ल लिनियस ने किया था और वर्गीकरण के जनक हैं। अब आइए समझते हैं कि जीव क्या है। तो ये पूरा समझ में आया होगा कि बायोलॉजी क्या है या जीव विज्ञान क्या है। यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम संपूर्ण जीवों का अध्ययन करते हैं और जीव विज्ञान को जो है कई शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें से इसकी महत्वपूर्ण 2 शाखाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें एक है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति को हिंदी अंग्रेजी में हम कहते हैं बॉटनी और जंतु को कहते हैं जूलॉजी। जीव विज्ञान के जो हैं जनक हम अरस्तु को जानते हैं, अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक, और जंतु के भी अरस्तु ही हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं। इनको जनक इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने करीब 500 जो जंतु हैं उनका जो है तुलनात्मक रूप में अध्ययन किया है और एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में जो है इस जंतु विज्ञान को सामने लाया, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसी तरीके से थियोफ्रेस्टस ने पहली बार जो है वनस्पतियों का जो है अध्ययन किया और व्यवस्थित तरीके से तुलनात्मक रूप में, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को। अब आइए समझते हैं कि जीव क्या है। जीव क्या है? जीव या जीना धातु से बना है, अर्थात जीव वह है जो जीता है। दूसरी तरफ जंतु यानी कि उत्पन्न होना, यानी धातु से बना है, उत्पन्न होना या जन धातु से बना है, अर्थात जंतु वह है जो जन्म लेता है। अतः जीव जंतु वे हैं जो जीते हैं और मरकर फिर जो है जन्म लेते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि जीव
वह होते हैं जो जीवित हैं और जीते हैं, उन्हें जीव कहा गया है। अब जीव के जो है कुछ प्रकार हैं, उनके आकार प्रकार, उनके गुण, रहन सहन के आधार पे जो है उनको बांटा गया है कुछ भागों में, जिन्हें नंगी आँखों द्वारा देखना संभव न हो बल्कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सके, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, फफूंदी हो गए, प्रोटोजुआ हो गए, विषाणु हो गए, वायरस हो गए और शैवाल हो गए। इसके अलावा जो बड़े जीव हैं जैसे मानव है, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, बड़ी बड़ी वनस्पतियां हैं आदि जो है, ये सभी जो है जीव के अंतर्गत आते हैं। इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है, किंगडम में बांटा गया है, बड़ी फाइलम में बांटा गया है, क्लास में बांटा गया है, ताकि इनका जो है अच्छे तरीके से अध्ययन किया जा सके और इनको जो है कुछ गुणों के आधार पे जो है अलग अलग वर्गों में, जगत में, फाइलम में विभाजित किया गया है। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जगत क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है, वंश क्या होता है, ये सभी जो है हम आपको आगे जो है पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए समझते हैं कि जीव क्या है। जीव के कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों के आधार पे हम समझ सकते हैं कि जीव है जो है हम किसे कहते हैं। इसमें पहला जो है संगठन। जीव का जो है एक निश्चित संगठन या आकार होता है, आकार, और उस आकार के अनुसार जो है वह पहचाना जाता है कि जीव क्या है। और यह आकार प्रदान करने में उसकी जो हड्डियां होती हैं या उसकी बाहरी जो आकृति होती है या स्किन होती है, उसके आधार पे जो है आकार इसे मिलता है। तो यह जो है जीव का जो है एक लक्षण है। वहीं वृद्धि, जीव जो है वह वृद्धि करता रहता है। वृद्धि के अंतर्गत जीव जो है कोशिका जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, उसके अनुसार जो है वह वृद्धि करता है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन को जो है 2 रूपों में बांटा गया है। एक होता है अर्ध कोशिका विभाजन, अर्ध कोशिका विभाजन, और एक होता है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी रह जाती है। इसमें गुणसूत्र जो होते हैं पूरे रहते हैं, यानी कि ऊपर वाली एक कोशिका में अगर पूरे गुणसूत्र हैं 100 हैं तो इसमें भी 100 होंगे, लेकिन अर्धसूत्री में अगर 100 हैं तो इसमें जो है 50 हो जाएंगे। तो ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ, यानी कि जब कोशिकाएं जो है 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4 बन गई, 4 से 8 बन गई, ठीक है, 8 से 16 हो गई। तो ये जो है कोशिका विभाजन है। इसके कारण से शरीर की जो है वह वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी जीव जो है एक छोटी सी कोशिका से ही उत्पन्न होकर एक विशाल जीव बनता है, तो यह वृद्धि का ही कारण है। तो यह जीव का जो है एक लक्षण है। जीव क्या करता है, वृद्धि करता रहता है। अगला देखें श्वसन। श्वसन यानी कि जीव जो होते हैं वह श्वसन या रिस्पिरेशन करते हैं, और यह रिस्पिरेशन इसलिए करते हैं कि ताकि वह जीवित रह सके, जीवित रह सके। और इस जीवित रहने की अवस्था में कोई भी जीव जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेके वो जीवित रहता है। ऑक्सीजन क्यों लेता है, क्योंकि वह अपने भोजन को डाइजेस्ट, उसको एनर्जी उत्पन्न करने के लिए जो है वह ऐसा करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसका उदाहरण बता दें कि जैसे मानव है, वह भोजन करता है और ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन वो लिया, भोजन किया, तो भोजन के रूप में उसे जो है उत्पाद के रूप में उसे प्राप्त होता है ग्लूकोज C6H12O6, और प्लस ऑक्सीजन वो लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रक्रिया जो है तो होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि हम बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। एक कोशिकांग है कोशिका का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है यह ऑक्सीजन और यहाँ पे ग्लूकोज ये जाता है और ये टूटता है, यानी छोटे छोटे पार्टों में, क्योंकि यहाँ पे C6H12O6 एक जटिल जो है यौगिक है, और इसके कारण से इसमें एनर्जी जो है बधी हुई है, इससे रिलीज नहीं हुई है। तो इससे एनर्जी रिलीज करने के लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इसे तोड़ा जाता है, और यह काम कब होगा, जब ऑक्सीजन रहेगा तभी होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऑक्सीजन जो है समाप्त होता है या खपत होती है उसकी एनर्जी उत्पादन में, और एनर्जी उत्पादन में जो है आपका एटीपी जो है उत्पन्न होता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। एटीपी उत्पन्न होता है जिसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। यह जो है उत्पन्न होता है एनर्जी के रूप में, और यह एनर्जी जो है शरीर के विभिन्न जैव कार्यों के लिए जो है उपयोग किया जाता है। अगर ये एनर्जी नहीं
उत्पन्न होगी तो शरीर जो है विभिन्न कार्यों को संपन्न नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जीव जो है क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, जबकि निर्जीव जो है श्वसन नहीं करता है। तो यह भी एक इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। आइए अगला देखते हैं। जीव जो है जनन करता है, यानी कि जनन क्या है, यानी कि जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, इसी को जनन कहते हैं। लेकिन निर्जीव जो होता है अपने जैसे जीव जो है उत्पन्न नहीं कर सकता। जनन प्रक्रिया में एक मेल, यह जो है जनन प्रक्रिया में एक मेल या फीमेल हो सकता है। मेल और फीमेल की कंडीशन में होगा तो यह जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जनन कहलाएगा, सेक्सुअल। और जब जो है एक अलैंगिक जनन होता है जिसमें एक ही होगा तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है ये 2 जनन होते हैं और इनके माध्यम से कोई भी जीव जो है अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी कि यह भी जीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला है गति। जीव जो होते हैं भोजन की तलाश में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है गमन करते हैं, गति करते हैं। किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें, जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव वह भी गति करते हैं। जैसे बालू है, बालू जो है हवा के माध्यम से वह क्या करती है, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल जाती है और धीरे धीरे वह जमा होकर वहाँ पे एक टीला या पर्वत का जो है निर्माण कर देती है। तो इस तरीके से बालू जो है उड़ती है, यानी कि निर्जीव और सजीव दोनों में गति होता है। इसलिए से हम कहें कि यह विशेष लक्षण नहीं है जीवों का, एक क्या है, सामान्य लक्षण है। उसी तरीके से हमारी जो वृद्धि है, यह वृद्धि जो है क्या होती है, निर्जीव और सजीव दोनों में होती है। जैसे यहाँ पे बताया बालू का ये पहाड़ जो है क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, यानी कि ये वृद्धि कर रहा है। तो यह भी क्या है, निर्जीव में भी हो रही है और सजीव में भी हो रही है। तो इसलिए वृद्धि और गति जो है यह विशेष लक्षण नहीं है जीवों के, बल्कि क्या है, समान लक्षण है, क्योंकि निर्जीव और सजीव दोनों में होते हैं। तो समझ में आया होगा कि जीव जो है वह गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी आवश्यकता अनुसार जो है वह गमन करता है। अगला देखिए उपापचय। उपापचय क्या होता है, जीव जो है विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया करता है। क्या करता है, जैव रासायनिक क्रिया करता है, जैव रासायनिक क्रिया करता है, यानी कि जीव जो है विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैव रासायनिक क्रिया करता है। जैसे अभी हमने बताया कि जीव जो है वह भोजन तोड़ता है। जैसे पादप की बात करें, पादप वह भोजन का निर्माण करता है और भोजन के निर्माण के स्वरूप में C6H12O6 जो है उत्पन्न करता है, यानी कि ग्लूकोज। क्या कहेंगे, ग्लूकोज यह जो है उत्पन्न करता है भोजन के उत्पाद के रूप में। तो ये क्या हुआ, एक जैव रासायनिक क्रिया हुई, इसके कारण से जो है यह उत्पन्न हो रहा है। और इसे जो है यह तोड़ा जाएगा तो ATP जो है बनती है। तो यह भी एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें यह टूटता है और बनता है। तो उपापचय में जो है ये क्रिया होती है। उपापचय में 2 क्रियाएं होती है, एक क्या कहलाती है, केटाबोलिक और दूसरी होती है एनाबोलिक। केटाबोलिक प्रक्रिया में या अपचय प्रक्रिया में क्या होगी, जो पदार्थ होते हैं बड़े बड़े, वह छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं। केटाबोलिक प्रक्रिया में जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन वह जो है उसके उपयोग करने के लिए वह छोटे छोटे पदार्थों में, यानी कि एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। एमिनो एसिड क्यों, क्योंकि एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो एसिड ही प्रोटीन की इकाई होती है, इसलिए प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में टूट जाता है। तो केटाबोलिक प्रक्रिया जो है एक विघटनकारी प्रक्रिया होती है, विघटन, यानी कि इसमें पदार्थों का विघटन होता है, टूटना होता है। वहीं दूसरी होती है एनाबोलिक। क्या होती है, एनाबोलिक। एनाबोलिक प्रक्रिया में क्या होगा, यहाँ पे जो छोटे छोटे अणु होंगे, उन अणुओं से जो है बड़े अणु का निर्माण होगा। जैसे अमीनो एसिड अभी बताए, जब एमिनो एसिड कई सारे मिलते जाएंगे तो इनसे जो है किस चीज़ का निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होता है। किस चीज़ का होगा, प्रोटीन का निर्माण होता है।
तो यहाँ पे यह बन रहा है, टूट नहीं रहा है, इसलिए यह रचनाकारी क्रिया हो जाएगी, रचनाकारी क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो उपापचय जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें यह जीव में ही संपन्न होती है और इसमें जो पदार्थ होते हैं वह टूटते हैं, बनते हैं। यह पूरी प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है और इसीलिए यह जीव में संपन्न होती है, इसीलिए इसे जैव और विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं वह इसमें उपयोग होते हैं, इसलिए इसे जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखें इसमें पोषण। जीव जो होता है अपने पोषण के लिए या जीवित रहने के लिए क्या करता है, भोजन करता है। बिना भोजन के जो है उसे एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए वह भोजन करता है और ऊर्जा की प्राप्ति जो है एटीपी के रूप में होता है और उसका जो है खर्च किया जाता है शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, अंगों के लिए। तो इस तरीके से यह जो है पोषण करता है ताकि वह शरीर की जो ज़रूरत आवश्यकता है ऊर्जा की उसको पूरा कर सके। तो ये काम जो है एक जीव ही करता है, इसलिए यह विशेष लक्षण है। उपापचय भी विशेष लक्षण है। अगला है डाइजेशन या पाचन। भोजन कर लिया तो इससे एनर्जी तो मिली नहीं, एनर्जी कम मिलेगी जब भोजन का जो है पाचन होगा। और भोजन का पाचन होगा तो अगर मानव की बात करें तो वह मुख से जो है क्या करता है, भोजन करता है और उसका पाचन जो है मुख से ही क्या होता है, शुरू हो जाता है। पाचन की प्रक्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है और वह ग्रास नलिका के माध्यम से अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में पहुंचने के पश्चात वह छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से वह जो है बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से वह कहाँ जाएगा, मलाशय में और उसके पश्चात वह बाहर जो है उत्सर्जित हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन क्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है। इसमें जो भोजन पच रहा है उसका अवशोषण, अधिकतम अवशोषण जो है छोटी आंत में हो जाता है। किसका अवशोषण? और भोजन के उत्पाद के रूप में बताए कि ग्लूकोज C6H12O6 यानी ग्लूकोज का जो है उत्पाद के रूप में बनता है जिससे एनर्जी जो है प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रोटीन आदि जो है ये भी उत्पन्न होते हैं, विटामिन, ये सभी जो है इनका अवशोषण छोटी आंत में लगभग हो जाता है। तो यह जो है अवशोषित होकर यह पहुँचते हैं ब्लड में, यानी कि रक्त में पहुँचेंगे, रक्त में, और रक्त के माध्यम से यह पुनः कहाँ पहुँचेंगे, कोशिकाओं में पहुँचेंगे और कोशिकाओं में ये पहुँचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन्हें तोड़ेगा और तोड़ने के पश्चात क्या होगा, एटीपी जो है उत्पन्न होती है। और जब एटीपी जो एनर्जी का रूप है तब जो है शरीर इसे ग्रहण करेगा और एनर्जी प्राप्त करके अपनी जैव रासायनिक क्रियाओं को जो है संपन्न करेगा। तो पाचन में जो है ये प्रक्रिया होती है, यानी कि जो जीव होता है वो पाचन करेगा और उसी से एनर्जी उत्पन्न होगी। तो पाचन भी जीव का एक विशेष लक्षण है। अगला देखें, जब पाचन हो गया तो अपशिष्ट जो पदार्थ रहेगा, एनर्जी तो निकल गई, जो अपशिष्ट पदार्थ रहेगा, वह अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलेगा जिसे हम उत्सर्जन की क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्सर्जन की क्रिया कहेंगे। ठीक है, यह उत्सर्जन होता रहता है। उत्सर्जन जो है वह ठोस और द्रव दोनों रूपों में हो सकता है, ठोस और द्रव रूपों में। जो मानव है उसमें ठोस और द्रव दोनों रूपों में होता है। जैसे वह मूत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, यूरिया आदि का जो है उत्सर्जन करता है और मल के रूप में भी वह ठोस के रूप में आदि में करता है। जबकि कुछ पक्षी होते हैं वह मानव के जैसे मूत्र का उत्सर्जन नहीं करते हैं, बल्कि वह ठोस के रूप में, बीट के रूप में जो है उत्सर्जन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है, यह एक विशेष लक्षण है जीव का। इसके अलावा अनुकूलन या एडेप्टेशन, इस एडेप्टेशन की प्रक्रिया या जीव में जो है अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित होना। यानी कि जो जीव होता है जिस आवास निवास में रहता है वहाँ के प्रति जो है वह संवेदित भी होता है, संवेदित होता है, यानी संवेदनशील होता है। और वह संवेदनशील होने के कारण वहाँ पे रहने के लिए अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाता है। क्या होता है? अनुकूलित। अगर वह अनुकूलित नहीं होगा
तो वह जो है अपना अस्तित्व खो देगा, अर्थात वह मृत हो जाएगा, क्योंकि उसे उस वातावरण में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे मानव या जो जीव हैं वह ठंडियों के दिनों में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं, तब जाके वो ठंडी में सर्वाइव कर पाते हैं। उसी तरीके से कोई जीव जो है अगर उस ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात में जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में जीव जो है क्या करेगा, मर जाएगा। यानी कि ये सर्वाइव करना, आदि ये करना, ये जो है अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन। यानी कि कोई भी जीव जो है जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में के प्रति वह अनुकूलित नहीं होता है, या वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार नहीं चलता है, तो वह जीव जो है क्या होगा, मर जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है ऐसा काम जो है जीव ही कर पाते हैं। तो इस तरीके से इन जीवों के लक्षणों के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि जीव वह होते हैं जो वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, जनन करते हैं, गति करते हैं, उपापचय करते हैं, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, और जिनमें अनुकूलन और संवेदन की प्रक्रिया होती है। ऐसे लक्षणों के आधार पे हम जीव को जो है परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि ये सभी जो लक्षण किसी वस्तु में होते हैं उसे जो है हम जीव कहेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि जीव क्या है और जीव के लक्षण क्या है। तो जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक बार पुनः बता दें कि इस चैनल पे कक्षा 11 और 12 की संपूर्ण बायोलॉजी पूरे विश्लेषण के साथ एक एक पॉइंट जो है क्लियर करते हुए आपको बताई जाएगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें मेरे वीडियो को, और लाइक कर दें। नमस्कार।